बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। राहुल गांधी अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। आज सुबह जैसे ही ये खबर आई, सियासी गलियारों में हंगामा मच गया। बीजेपी के छोटे बड़े लीडर्स से लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक ने राहुल गांधी को डरपोक और भगोड़ा करार दे दिया। पीएम ने रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो जो पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को कह रहे थे कि डरो मत, वो खुद डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। पीएम ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि अरे शहजादे डरो मत, भागो मत। हालांकि कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने राहुल के अमेठी की जगह रायबरेली से मैदान में उतरने के फैसले को शतरंज की चाल बताया। उन्होंने कहा कि यह सियासी शतरंज की एक तरीके से चाल है। आपको बता दें कि उन्होंने ये बात कह करके पूरे मामले को ठंडा करने की कोशिश की। उधर कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर जबानी हमला बोलते हुए कहा कि वो खुद भागकर वाराणसी आए हैं। बहरहाल आज बेबाक मुंसिफ में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी की बजाय रायबरेली को ही क्यों चुना। साथ ही कांग्रेस के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक को क्या कुछ फायदा हो सकता है। इस मसले पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी से राकेश पोद्दार जी, कांग्रेस से संदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, और इनके अलावा समाजवादी पार्टी से नितेंद्र सिंह जी हैं, और जाने माने सहाफी विपिन तोमर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। नितेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी से आप हैं। किस तरीके से इंडिया ब्लॉक के लिए आप इसको क्या मानेंगे? क्या ये जो है एक फायदे का सौदा है कि वो अमेठी छोड़ करके रायबरेली आए? हालांकि रायबरेली भी वो उनकी एक तरीके से रवायती सीट है कांग्रेस की, जहां से गांधी फैमिली के कोई ना कोई जो है उम्मीदवार वो मैदान में उतरता रहा है। कैसे देखते हैं इसे? निश्चित रूप से देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का ये अपना विशेषाधिकार होता है कि वो किस सीट से किस प्रत्याशी को चुनाव में उतारे। लेकिन चूंकि ये रायबरेली सीट वास्तव में महत्वपूर्ण सीट थी, चूंकि आदरणीय सोनिया गांधी जी इस सीट से अभी तक सांसद रहे। निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता ये चाहती थी कि कहीं ना कहीं उनसे जुड़े व्यक्ति या उनके परिवार से ही या उनका उत्तराधिकारी ही उस सीट से आए। इसीलिए पार्टी ने और तमाम सारे लोगों ने फैसला किया, और ये फैसला वास्तव में स्वागत योग्य है कि राहुल गांधी ने रायबरेली जाने का निर्णय लिया। ये वास्तव में स्वागत योग्य फैसला है, और कांग्रेस पार्टी ने उचित कैंडिडेट को रायबरेली उतारा है। हम सब लोग भी इससे कहीं ना कहीं सहमत है, खुशी की बात है। और रही बात अमेठी में एक बहुत पुराने कार्यकर्ता जो उस सीट पे लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे राहुल गांधी का, उन्हीं को सीट दी गई। कोई बाहरी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति है किशोरीलाल शर्मा जी, जो 40 साल से उस परिवार का लगातार उस सीट पर प्रतिनिधित्व करते रहे। एक एक व्यक्ति को, एक एक कार्यकर्ता को व्यक्तिगत जानते हैं, एक एक गली मोहल्ले से अमेठी से वाकिफ है। इसलिए भी यह रणनीतिक फैसला है कि किसी और को भेजा जाए, उससे अच्छा है कि किशोरीलाल शर्मा उस सीट के एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति और एक एक क्षेत्र से वाकिफ है। इसलिए वही सही कैंडिडेट है जो अमेठी की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनकी जनता की भावना को समझते हुए स्मृति ईरानी को करारी टक्कर देते हुए जबरदस्त लिफलेट देने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग, इंडिया ब्लॉक के लोग, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के फैसले का स्वागत करती है, और पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन परिवार के लोग दोनों सीटों में, क्या पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जहां हम लोग लड़ रहे हैं, 17 सीटें कांग्रेस लड़ रही, सभी सीटों में हम लोग ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके पराजित करने का काम करेंगे। और इसका परिणाम यह है कि 2 चरणों के जो अब तक मतदान हुए हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट जीतने का दावा नहीं कर सकती। यह हालात उत्तर प्रदेश में है, और यही कारण है कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी की भाषा बदल गई, बौखलाहट हो गई। और रही बात आज का उनका जिस तरीके का बयान है, ये वास्तव में प्रधानमंत्री का एक बचकाना बयान है। वो जिस सीट पर बैठे उस पद के लिए शोभा नहीं देता। वो स्वयं गुजरात से बात करके उत्तर प्रदेश आए थे सुरक्षित महसूस करते हुए, और देश के नेता है राहुल गांधी जी, वो वायनाड भी लड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश भी लड़ सकते हैं, कर्नाटक भी लड़ सकते हैं, तमिलनाडु कहीं से भी लड़ सकते हैं। ये तो विशेषाधिकार पार्टी का है। उत्तर प्रदेश चूंकि उनकी एक कर्मभूमि रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश आए, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल ठीक है। पिंटू विपिन तोमर जी, कैसे आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, पिछले कई दिनों से ये खबरें थी, और मीडिया में खासतौर से सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी खबरें चलती हैं, मगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर यह खबर थी कि राहुल गांधी जो है वो अमेठी से और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। यही खबरें थी। और 2 दिन पहले तो एक जो है वो फेक स्क्रीनशॉट भी तमाम जो है वो सर्कुलेट हुआ, और मीडिया पर जो है इधर उधर वो पहुँचा, डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, और कांग्रेस को कहना पड़ा कि ये फेक है, इस पर यकीन ना करें। और वो
प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए था, अमेठी और रायबरेली के लिए था। कई दिन से ये चल रहा था। आपको क्या लगता है, आज सवेरे तकरीबन 7:50 के आसपास जो है उनके नाम का ऐलान हुआ, औपचारिक ऐलान जिसको कहते हैं वो हुआ। क्या जब आपको पता चला आप भी मतलब जो है वो इस तरह के फैसले की उम्मीद कर रहे थे कांग्रेस से कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ करके वो रायबरेली आ जाएंगे? मतलब लगा क्या, रिएक्शन क्या था? क्योंकि पिछले कई दिन से इसी पर हंगामा मचा हुआ था। कई टेलीविजन चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे थे कि भाई राहुल गांधी ने का नाम अभी तक जो है वो क्यों सामने नहीं आया, वो अभी तक फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं अमेठी को लेकर के, रायबरेली का नाम क्यों नहीं आ रहा किसी उम्मीदवार का कांग्रेस की तरफ से, कौन लड़ेगा, ये तमाम बातें चल रही थी। पहला रिएक्शन क्या है, क्या कहेंगे? जी देखिए, कर्नाटक के शिवमोगा में जब कल रैली था, मल्लिकार्जुन मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे, तब जाके पार्टी ने राहुल गांधी को मनाया। गांधी मान कांग्रेस जो थिंक टैंक है उससे कभी हमारी बात में स्पष्ट करा कि प्रियंका गांधी इस बार यानी कि 2024 में बिल्कुल चुनाव लड़ेगी, वहीं राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के बिल्कुल इच्छुक हैं। उसके पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है, इंडिया गठबंधन की अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो 3 बड़े चेहरे हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। निश्चित रूप से अमेठी कांग्रेस 2019 में हार चुकी थी, कन्नौज से डिम्पल हार चुकी थी। डिम्पल कोई साधारण पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, अखिलेश यादव की पत्नी थी। ऐसे में अखिलेश ने जब कन्नौज से नामांकन भरा तो निश्चित रूप से राहुल गांधी पे भी प्रेशर था, कांग्रेस पे प्रेशर था राहुल गांधी को चुनाव लड़वाने का। बीजेपी की रणनीति सफल होती दिख रही है, क्योंकि वो ये चाहते थे कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, जिससे वो अपनी पंथी के जो नेता हैं उनको इन तीनों सीट पर भेजकर इनको ऐसा घेर सके ये प्रचार प्रसार के लिए बाहर न निकल पाए। अमेठी में 2019 का जब चुनाव हुआ था तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के थिंक टैंक या रणनीतिकारों को पता नहीं था, उन्हें उम्मीद थी कि परिणाम कुछ अप्रत्याशित आ सकता है, तभी वायनाड से राहुल गांधी को चुनाव लड़वाया गया। नहीं तो वो कभी भी अमेठी से 2004 से जब से उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया है तब से कभी उन्होंने अमेठी के अलावा चुनाव नहीं लड़ा है। 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी 1 लाख करीब वोटों से हारी थी और 19 में उन्होंने 55,000 की लीड से राहुल को हराया था। तो 1,55,000 वोट कवर करना आसान नहीं होता। दूसरी एक मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, 2019 में सपा बसपा लोकदल का गठबंधन था। अमेठी रायबरेली से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को वॉकओवर दिया गया था, लेकिन रालोद और कांग्रेस के लिए डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि जयंत चौधरी और स्वर्गीय अजीत सिंह जी दोनों चुनाव हार गए थे बागपत और मुजफ्फरनगर से। वहीं अमेठी जैसी परंपरागत सीट जो थी वो भी कांग्रेस को हाथ से धोनी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का कन्नौज से नामांकन करना राहुल गांधी और कांग्रेस पे प्रेशर था कि वो यूपी से चुनाव लड़े। और ये उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, मगर वो सीट कौन सी होगी ये उसका चुनाव करना, उसका इंतखाब करना, वो बड़ा मतलब जो है एक तरीके से उनके लिए भी शायद मुश्किल भरा रहा होगा। और बहुत सारी बातें आ रही हैं उनके इस अमेठी को छोड़ करके और रायबरेली की तरफ जाने के पीछे की बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे कारण हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। मगर राकेश पोद्दार जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। जाहिर तौर पर चूंकि सुबह से ही हमने देखा कि बीजेपी के तमाम जितने भी कार्यकर्ता से लेकर के और बड़े बड़े लीडर तक, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर ने भी राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने को मतलब एक तरीके से भाई उनका फैसला है कि अमेठी की बजाय वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से, तो वो चुटकी भी ली, कटाक्ष भी किया और न जाने क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या बातें हुई। राकेश पोद्दार जी, प्रॉब्लम क्या है बीजेपी को, दिक्कत क्या है, इशू क्या है बीजेपी के साथ अगर राहुल गांधी अमेठी की बजाय वो रायबरेली चले जाते हैं? रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटें ऐसी हैं जहां पर गांधी फैमिली आजादी के बाद से वो चुनाव लड़ती रही है, एक आध बार हार भी हुई है। जी देखिए, पहले मैं बताना चाहता हूं खुर्शीद भाई, वायनाड का क्या हुआ। वायनाड की जनता ने इनको वोट दिया और वायनाड की जनता को इन्होंने ठगने का काम किया। वहां किस तरह कम्युनिस्ट पार्टी जो डी राजा की पत्नी, धर्म पत्नी एन राजा वहां से चुनाव लड़ रही थी, और कहीं ना कहीं केरल के अंदर, वायनाड के अंदर इन्होंने जनता से ठगने का काम किया। और इनकी क्या मंशा है हमें आज तक नहीं समझ आई। लेकिन और मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूँ खुर्शीद भाई। हम लोगों ने कहते हैं कि परिवारवाद को जनता ने दिया नकार, परिवारवाद को जनता ने दिया नकार, इसीलिए अमेठी छोड़कर भागे राजकुमार। अब एलसीबी बाबू को कराना है राजनीति में पास, इसीलिए लालू जी लगा रहे हैं कांग्रेस की बात। तो वह बिल्कुल खुर्शीद भाई, इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई कुछ भी एजेंडा नहीं है। रायबरेली की जनता को ठगा, आज अमेठी चले आए। अमेठी में पिछली बार 2019 में
हम लोग 1-1.5 लाख वोटों से इनके साथ टक्कर में थे, कांटे की टक्कर थी। इस बार हम लोगों ने 2019 के बाद जो काम किए हैं, जो वादे किए थे, जो गारंटी हम लोगों ने दिया था जनता को, उस गारंटी के साथ रायबरेली में इस बार भी राहुल गांधी को यहां से भगाने का काम करेंगे। अमेठी तो इनको छोड़ना ही पड़ा और मोदी जी की एक सिपाही, महिला सिपाही से डर के अमेठी छोड़कर रायबरेली चली गई। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। समाजवादी पार्टी का नेता आज बोल रहे थे, अरे भैया समाज यादव समुदाय से झंडा उठवाते हो अखिलेश यादव जी, और अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ने की बात आती है तो अपने ही परिवार के, अपने ही कुनबे को 5 सीट पे चुनाव लड़वाने की बात करते हैं। यही बात है परिवारवाद की, यही बात की हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि परिवारवाद की परिभाषा यही है। चुनाव आयोग से इन लोग परमिशन लेते हैं, पार्टी बनाते हैं और टिकट देने की बारी आती है तो अपने परिवार को देते हैं। तो कुल मिला के इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो। हम लोगों के पास एजेंडा है, रोड मैप है, और रोड मैप के साथ हम लोग देश के अंदर काम करना चाहते हैं। कुतित जी पिछले चैनल पे भाई साहब बड़ा बोल रहे थे, कह रहे थे, और आपने भी मेरे को बार बार टोकने का काम किया था। मैं आज कहना चाहता हूं कि आपने उस दिन बजट पे मैंने बोला था कि वहां की बजट, कर्नाटक की बजट में क्या इन्होंने किया था कि 400 करोड़ रुपया इन्होंने बजट में दिखाया। तो हम कर्नाटक के बजट पर और माइनॉरिटी के बजट पर, माइनॉरिटीज के इश्यूज पर बात करेंगे। हम आज यहीं पर इस पर फोकस करेंगे राहुल गांधी के। आपने कहा कि भाई वो 2 जगह से लड़ रहे हैं, वो वायनाड का क्या होगा। तो ऐसा अकेले राहुल गांधी नहीं है जो 2 सीटों से चुनाव पहली बार नहीं लड़ रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स ऐसा करते रहे हैं, और वो बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, लड़ते हैं। बड़े बड़े लीडर्स जो हैं हमने देखा है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि वो सवाल पूछा जाएगा कांग्रेस से कि भाई क्या होगा अगर दोनों जगह से राहुल गांधी जीत गए, तो कौन सी मतलब जो है वो सीट को छोड़ेंगे, वायनाड को छोड़ेंगे कि फिर ये रायबरेली को। जाहिर तौर पर चूंकि आज उन्होंने कहा है, जो नामांकन करने के बाद एक मतलब भावुक मैसेज था उनका, एक्स पर जो पोस्ट किया है, वो जाहिर तौर पर उनकी भावनात्मक एक तरीके से रिश्ता भी है रायबरेली के साथ। तो ये भी सवाल होगा बड़ा। मगर ये तो है कि इशू तो है, बहुत सारे इश्यूज हैं, मगर बाकी जो बातें हैं, हाँ, मुसलमान क्या है, कैसे कर रहे हैं, अभी मुसलमान का कोई इशू नहीं है इस वाले मामले में। तो देखिए, कम से कम इस टॉपिक पे ही रहे हम, ज्यादा अच्छा है। हाँ, बताइए। ठीक है। और इन्होंने भाई साहब ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री बचपना करते हैं। अरे भैया, आपको मैंने कितनी बार चैनल पे बोला, प्रधानमंत्री को शब्दों से नहीं स्वीकार किया। 140 करोड़ जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, और जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, हमारे हैं, आपके हैं, सभी के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको बार बार मैंने कहा, पहले भी इन्होंने कहा आप कि प्रधानमंत्री का जो है पागलपन है, ऐसे शब्दों से उच्चारण करते हैं, नहीं करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री है। और इन्होंने कहा कि आप लोग चुनाव हार रहे हैं, 2 चरणों में चुनाव। अरे भैया, हम 100 सीट चुनाव जीत रहे हैं। और 4 जून को मैंने कहा, खुर्शीद भाई आपके चैनल पर मैं बैठूंगा, इन पर बताऊंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, जो हम लोगों ने वादे किए थे, चाहे 14 में वादे किए, उसको पूरा करने का क्या काम किया। 95% हम लोगों ने वादे को पूरा किया। खुर्शीद भाई, 2019 में हम कह रहे हैं 99% वादे को हम लोगों ने पूरा किया, और पूरा करने के बाद हम जनता के बीच में नए संकल्प के साथ विकसित भारत के सपने को लेकर हम आए। हमारे 10 एजेंडे जो महत्वपूर्ण है, उस महत्वपूर्ण एजेंडे पे हम लोग फिर से 2024 में काम करेंगे, और काम करके देश को विकास की ओर ले जाएंगे। जो देश हमारा सोने की चिड़िया थी, आज सोने का शेर ला के हम इस देश को देना चाहते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है और करती है। और इनका एजेंडा देखिए, मैंने कहा बार बार, आप खुर्शीद भाई इन लोगों से कभी पूछे हैं कि घोषणा पत्र की बात मैं बार बार आप लोगों से उठाना चाहता हूं। खुर्शीद भाई, उत्तर प्रदेश की घोषणा पत्र अलग है, बिहार की घोषणा पत्र अलग है, और ममता बनर्जी जी का घोषणा पत्र अलग है, पंजाब का घोषणा पत्र अलग है, लोकसभा का चुनाव। तो इसमें दिक्कत क्या? अरे ठीक है, वो मेरी बात तो सुनिए ना। इसमें मुझे नहीं लगता कि इस बहस में हमें पढ़ना चाहिए, या इससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है। आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक ऐसा ओहदा होता है, जाहिर तौर पर वो देश के मुखिया है, चुने हुए मुखिया, 140 करोड़ ने कि वो प्रधानमंत्री है, भले ही किसी ने उनको वोट दिया नहीं दिया, वो सबके प्राइम मिनिस्टर है। ये सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, उसके लिए जब हम बोले अल्फाज का चयन करके, शब्दों का चयन करके हम बोले, ये सच्चाई है। मगर ये बात प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी लागू होती है कि प्राइम मिनिस्टर है, वो कोई गली मोहल्ले के लीडर नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर है इस देश के, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। वो क्या बोलते हैं, वो अपने ही नागरिकों को क्या कहते हैं, घुसपैठिया कहते हैं। अपने ही नागरिकों को कहते हैं कि वो कपड़े से पहचाने जा रहे हैं, अपने ही नागरिकों को कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, अपने ही नागरिकों को वो जिहादी बताते हैं। मैडम के लिए, सोनिया गांधी के लिए उन्होंने क्या नहीं बोला, महंगी गर्लफ्रेंड और ना जाने क्या क्या, किन किन अल्फाज का इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर ने किया है। क्या कभी
बीजेपी के किसी लीडर ने कोई खत लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि प्रधानमंत्री जी आप प्लीज संयमित भाषा का इस्तेमाल किया कीजिए, आप जो है वो संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया कीजिए, मैं बड़ी शर्मिंदगी होती है टेलीविजन पर बैठकर या लोगों के बीच जाकर। क्या कहा कभी आपने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा? ईमानदारी से बताइए। देखिए खुर्शीद भाई, आप कहें घुसपैठिया की बात कर रहे हैं, घुसपैठिया किसको बोला जाता है? बांग्लादेश से जो हमारे देश के अंदर या बंगाल के अंदर घुस गए, चाहे असम के अंदर घुस गए, चाहे क्यों घुस रहे हैं भाई? 56 इंच रखने की छाती वाला प्राइम मिनिस्टर है इस देश का। 56 इंच की छाती वाला क्यों घुस रहे हैं? 10 साल से प्राइम मिनिस्टर है, क्यों घुस रहे हैं? 5 साल से होम मिनिस्टर है अमित शाह, क्यों घुस रहे हैं? वो आपकी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस की जिम्मेदारी है? कमाल कर रहे हैं आप भी भाई। सारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो मरकज के हाथ में, केंद्र के हाथ में। देखिए बात जरूर कीजिए, मगर बात वो कीजिए। और आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने उन घुसपैठियों के लिए बोला है। रोहिंग्या घुसपैठिए नहीं है, यहां शरणार्थी हैं। और अगर घुसपैठिए हैं, आपको यह पता है कि दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास कितने घुसपैठिए हैं। सुन लीजिए पहले मेरी बात को। जब मुझे पता है, मुझे छोटे से एक पत्रकार को पता है कि कालिंदी कुंज के पास कितने मतलब वो है रोहिंग्या, जम्मू कश्मीर में कितने रोहिंग्या हैं, जब मुझे पता है तो क्या आपकी सरकार को नहीं पता? क्यों उनका सिस्टम नहीं किया अभी तक? 10 साल में जो है उनको बाहर भगाने का काम क्यों नहीं किया? अगर वो घुसपैठिए हैं तो बताइए ना मुझे। देखिए सीए कानून आया है, मार्च में ही आया है, 2024 के मार्च में आया है। कानून लागू होते हुए घुसपैठिए भी बाहर चले जाएंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति नहीं पिंटू जी ठीक है, नहीं बनेंगे। ठीक है पिंटू जी, और आपने कहा अच्छा ठीक है बोलिए। हाँ, देश के प्रधानमंत्री भाषा में ही बात करते हैं। आप लोगों ही, आपके ही चैनल पर हम देखते हैं कि बार बार भाषाओं की बात आप करते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री भाषा में ही बात करते हैं, भाषा में ही अपने जवाब को देते हैं। जब प्रधानमंत्री को आप अल्पसंख्यक की बात करेगा तो अल्पसंख्यक की ही बात करेंगे ना। एक देश के प्रधानमंत्री 2006 में क्या कहते थे? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या कहते थे कि देश के संसाधनों पे पहला हाथ अल्पसंख्यक की बात नहीं। उन्होंने कहा, सुनिए ना राकेश जी, उन्होंने कहा 2014 में जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, भगा दिया। रही बात प्राइम मिनिस्टर की, फिर मैं वापस आपको याद दिलाता हूं। देखिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर किसी भी पार्टी का हो, प्राइम मिनिस्टर इस देश का प्राइम मिनिस्टर वो सबका होता है। उसके लिए सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए भी अच्छे लफ्ज इस्तेमाल हो, उनको गलत मतलब जो है शब्दों का चयन उनके लिए ना हो। लेकिन जब मनमोहन सिंह थे 10 साल तक, उनको क्या क्या नहीं कहा बीजेपी के लीडर्स ने, और बड़े लीडर्स ने क्या क्या उनको नाम नहीं दिया गया उनको। तो तब ये जो है, ये जो आप भाषण दे रहे हो, तब ये भाषण कहां चले गए थे? तो अब आप जो है वो देखिए, चूंकि आप भी देखिए, आप भी बेदार हैं, मुझे भी पता है। ठीक है, संदीप मिश्रा जी जुड़े हैं, मैं आऊंगा सर, वापस आऊंगा। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। संदीप जी, ये क्या खेल चल रहा था पिछले कई दिन से? मतलब जो है वो अमेठी रायबरेली यही सब, मतलब इतना वक्त लग गया। और इसे कांग्रेस के मतलब जो बड़े लीडर्स हैं या जो ऑथेंटिक हैं, मतलब एक कांग्रेस का जो बयान है वो ये है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, ये एक बड़ी शतरंज का खेल है। मतलब ये जो नाम सामने आया है राहुल गांधी का अमेठी के बजाय रायबरेली से, क्या कहेंगे, रिएक्शन क्या है? चूंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो परेशान है, बीजेपी लगातार सवाल कर रही है ऐसा क्यों है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भागो मत, डरो मत, तो यहां तक बोलना पड़ रहा है प्राइम मिनिस्टर को, क्या कहेंगे? हाँ संदीप जी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी सबके एहतराम के पात्र हैं, क्योंकि वो हमारे देश के सर्वोच्च नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं जी। लेकिन क्या वो उस पद पर बैठ के उस पद की गरिमा के अनुरूप अपनी भाषा को रख पा रहे कि उनका सम्मान किया जाए? क्या उस कुर्सी पर बैठ के प्रधानमंत्री इस तरह के शब्द बोल रहे हैं कि उन्हें भविष्य में भी कोई इज्जत दे पाए? क्या वो उस पद के साथ न्याय कर रहे हैं जिसे जनता ने चुनकर उन्हें भेजा है? मुझे लगता है कि जब भी जवाब आएगा तो नाम आएगा। मोदी जी अपने बाद और अपने रहते हुए 3 चीज के लिए जाने जाएंगे, जुमला, जुल्म और जेल। यही 3 मोदी की विरासत है और यही मोदी की 3 विकास है जिसके लिए वो जाने जाएंगे। जुमला उनकी लफबाजी रही है, जुल्म उन्होंने हर व्यक्ति पे किया है, चाहे वो पहलवान हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारे नौजवान हो, व्यापारी हो, जुल्म की इंतहा लिख दी। और जेल, क्योंकि मैं अकेला दौड़ूंगा, फर्स्ट आना चाहता हूं, तो जो भी अपोनेंट है उसे जेल में डाल दिया। आपका वाजिब सवाल था कि क्यों अमेठी और क्यों रायबरेली? एक बहुत अच्छी बात है हमारे, कहा जाती है कि अगर चाची के मूछे होते तो हम चाचा कहते। आज राहुल गांधी अमेठी नहीं लड़े, बीजेपी के पेट में दर्द है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के तमाम लोगों से, क्यों स्मृति ईरानी को पूरी तरह हरवा के खुश थे ये लोग? क्यों इतनी बुरी तरह उनके पीछे पड़े हुए? ये स्मृति ईरानी कितने दुश्मन क्यों बने थे? स्मृति ईरानी की झोला उठ जाए, क्यों बेचैनी है?
आज स्मृति ईरानी सॉरी कि राहुल नहीं लड़ पा रहे, लेकिन मास्टर स्ट्रोक क्या है भैया, ये सुन लीजिए। किशोरीलाल शर्मा जी जब उन्हें 1.5 लाख वोटों पे हरा के साथ भी कहीं भी बहुत ही वाली किरदार को स्मृति भी कभी सांसद भी बना देंगे तो समझ आएगा कि मास्टर स्ट्रोक क्या है। हम बहुत निश्चिंत हैं, बहुत आश्वान्वित हैं, और राहुल जी बेदाग नेता है, उनके नेतृत्व उनके प्यार में कहीं कोई नहीं, क्योंकि ये चुनाव जुमला वर्सेस जनता है, चुनाव अन्याय वर्सेस न्याय है, ये चुनाव संविधान बचाने वाले वर्सेस संविधान मिटाने वालों के खिलाफ है, ये चुनाव तो लोकतंत्र वर्सेस तानाशाही है, ये चुनाव किसानों की बलि लेने और किसानों को बचाने वालों के बीच है। चुनाव राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और ये नहीं लड़ रही, मोदी के जुल्म और जुमले के खिलाफ जनता लड़ रही है, और जब जब जनता चुनाव लड़ी है, देश इतिहास गवाह है कि जनता जीती है, जनता ने सरकारें बनी। बिल्कुल ठीक है। विपिन तोमर जी, क्या लगता है आपको? देखिए, बात वही हो रही है, मतलब वो एक स्ट्रेटजी के तहत शायद छोड़ी गई है वो सीट जहां से वो 2019 में हारे थे, और 2004 से जहां से वो जीतते आ रहे थे। शायद कोई स्ट्रेटजी के तहत, चूंकि बार बार यही कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी वो खबरें जो है फैल रही हैं कि अगर राहुल गांधी स्मृति ईरानी को हराते तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 40 साल से कांग्रेस के साथ कांग्रेस के वर्कर के तौर पर काम करने वाले शर्मा जी स्मृति ईरानी को हरा देते हैं तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। दूसरा यह कि उन्होंने उस सीट को चुना जहां से उनकी वालिदा, जहां से उनकी मां जो है वो अभी भी सांसद है, जाहिर तौर पर चूंकि अभी इंतखाबात हो रहे हैं, तो आज उन्होंने कहा भी कि मेरे लिए ये बहुत जज्बाती है कि मैं उस सीट से लड़ रहा हूं जहां का नेतृत्व मेरी वालिदा कर रही थी, मेरी मां कर रही थी, और ये मेरे लिए मतलब जो है बहुत ही ज्यादा एक तरीके से जज्बाती मामला है, वो कह भी रहे थे। और मैं कोशिश करूंगा कि उनके जो काम थे उनको मैं आगे बढ़ाऊं, ईमानदारी से मैं वहां के लोगों की सेवा करूं। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मतलब ये एक तो ये कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासत पर इसका असर पड़ेगा, और दूसरा क्या ये स्मृति ईरानी के मतलब जो है उनकी इमेज को एक तरीके से मतलब ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि मैं बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता, मैं उनके सामने नहीं जाकर के लड़ना चाहता। जी देखिए, देश के जितने बड़े नेता हैं जहाँ से लड़ते हैं उसकी आसपास की सीटों पे प्रभाव डालते हैं। उसका उदाहरण 2014 का देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से लड़े, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार के हिस्से में देखने को मिला था। निश्चित रूप से राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर उनका प्रभाव रहेगा। दूसरा, जितने बड़े नेता होते हैं, चाहे वो मोदी हो या राहुल गांधी हो, इनके अपने कुछ पर्सनल वोट होते हैं। ये जब 4 तारीख को ईवीएम खुलेगी तो ये प्लस में वोट होंगे इनके, बाकी जितने भी इनके खिलाफ कैंडिडेट होते हैं उनको वहां से शुरुआत करनी पड़ती है। हालांकि ये भी तय है कि रायबरेली से राहुल गांधी की राह आसान नहीं होगी कुर्सी सर। उसके पीछे मैं आपको कारण बता देता हूँ। अमेठी हो या रायबरेली हो, 5 विधानसभा दोनों क्षेत्रों में है, और दोनों में से कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं है। वहीं मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, मैं उनको कद्दावर नेता मानता हूँ। कद्दावर नेता मेरी नजर में वो होता है जो विपरीत परिस्थितियों में नदी की विपरीत धारा में बह ले। 2017-2022 जिस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, उस दौरान भी मनोज पांडे अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे, जबकि 2017 में अखिलेश यादव के परिवार से अपर्णा बिष्ट लखनऊ से लड़ी थी, वो हार गई थी। इसके अलावा अगर हम अमेठी की बात करें तो वहां भी राकेश प्रताप सिंह जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनका झुकाव भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो गया है। उनके भाई ने 11 जनप्रतिनिधि जिनमें ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया है। लेकिन ये भी चाहे कि राहुल गांधी एक बड़ा नाम है, उनके साथ सिंपैथी वोट भी होंगे, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको 2010 और 2016 में कांग्रेस ने एमएलसी बनाया था, उसके बाद 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बना के उन्हें मंत्री बनाया। वो कांग्रेस की एक रग जानते हैं, वो ये जानते हैं कि किस बूथ पे कौन सा कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए कितना काम करता है, क्योंकि सोनिया गांधी का चुनाव प्रबंधन वही देखते थे। राहुल गांधी के सामने एक वो भी बड़ी वजह होगी। दूसरी बात, सर जो मैंने आपसे चर्चा की शुरुआत में कहा था कि 2019 के चुनाव में सपा बसपा रालोद का गठबंधन था, जहां अमेठी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को रायबरेली में वॉकओवर दिया गया था। तो ऐसे में इस बार बसपा से भी प्रत्याशी खड़ा है, तो बसपा का प्रत्याशी क्या वहां बीजेपी को डेंट देगा या गठबंधन को डेंट देगा, ये भी 4 जून को ही पता चलता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके ऊपर बात होनी है, चूंकि कोई कह रहा है कि राहुल गांधी डर के मारे जो है वो अमेठी छोड़ करके रायबरेली चले गए। अलग अलग बातें कही जा रही हैं, और सवाल वही है कि
क्या इसका असर होगा, खास तौर से उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक को इसका फायदा होगा, क्या कुछ होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। राहुल गांधी जो है वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी वो रायबरेली से किस्मत आजमा सकती हैं। मगर प्रियंका गांधी ने साफ कह दिया, चूंकि उन्हें बहुत सारे सूबों के अंदर पार्टी के लिए वो कैंपेनिंग करनी है, वो स्टार जो प्रचारक हैं मतलब पार्टी के, उनमें उनका नाम शामिल है, तो उन्होंने ये एक वजह बताई। तो ये तो हो गया क्लियर मामला कि भाई प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। मगर राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ करके रायबरेली का रास्ता क्यों चुना या उस सीट को क्यों चुना, वो आज उन्होंने मतलब एक पोस्ट भी डाली और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मेरे लिए बहुत जज्बाती है, चूंकि वहां से उनकी वालिदा मेंबर पार्लियामेंट है, वो कई जो है वर्षों से वो जीतती आ रही हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर बने हुए हैं और नितेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी से हैं। देखिए तमाम बयान आए हैं तमाम लीडर्स के और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मेरे लिए ये खुशी की बात है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से मैदान में उतरे हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन्हें जिताने का काम करेगा। मेरा सवाल ये है, ठीक है वो जाहिर तौर पर अभी बता रहे थे हमारे तोमर साहब जर्नलिस्ट जो हैं कि जब कोई बड़ा लीडर किसी सीट से चुनाव लड़ता है तो अगर पूरे सूबे में ना सही तो कम से कम आसपास की सीटों पर उसका असर जरूर होता है। और ऐसे एग्जाम्पल 2014 में भी देखेगा, उससे पहले भी कई बार इस तरह के एग्जाम्पल्स आए। मेरा सवाल यह है कि क्या इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी, क्या पार्टी वर्कर्स जो हैं समाजवादी पार्टी के, क्योंकि यह बड़ा सवाल कई बार उठ चुका है कि बड़े लीडर्स तो गठबंधन कर लेते हैं, पार्टी को गठबंधन तो हो जाते हैं, मगर कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिलते। क्या माना जाए इस बार इंडिया ब्लॉक के जितने भी दल हैं और खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें, क्या दिल मिल चुके हैं कार्यकर्ताओं के, जमीनी लेवल पर भी ग्राउंड लेवल पर भी, क्या मतलब है सब कुछ ठीक ठाक है? जी निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेता की बात को उनका आदेश समझ के पालन करता है जी। और हम लोगों ने पूरी उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही, और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से इंडिया ब्लॉक के, इंडिया परिवार के सदस्यों को चुनाव लड़ा रहे। और रही बात अमेठी और रायबरेली, ये सीटों पर तो हम लोग पहले से भी आदरणीय नेताजी के समय से ही कांग्रेस परिवार की इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाती रही है और यहाँ के कार्यकर्ता पहले से ही मन बना करके इन दोनों सीटों पर आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, इन लोगों को चुनाव लड़ाते रहे, बड़े मन से लड़ाते रहे। और हम लोग फिर से कह रहे हैं पूरी ईमानदारी से समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी निष्ठा से और जितनी ताकत समाजवादी पार्टी के लिए लगाई जाती है उससे ज्यादा ताकत लगा करके इन दोनों नेताओं को जिताने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और ये समाजवादियों की परंपरा है कि हम तो कहते हैं वो करते हैं, हम लोग पीठ पीछे कोई काम नहीं करते, जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रहे उत्तर प्रदेश में कि जयंत जी को बुलाया और इसके बाद आधे रास्ते से उनको वापस करने का काम कर दिया कि आपको मंच में भी जरूरत नहीं है। आपने देखा प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में बाकायदा बैनर लगे, पोस्टर छपे कि जयंत जी पार्टिसिपेट करेंगे उनके मंच को, और रास्ते से मना किया गया और बेचारे वो अपने उस दर्द को छुपा नहीं पाए, उनके चेहरे पे आंसू आ गए थे। दूसरी सीट पर मोदी जी की योगी जी के साथ उनको मंच साझा करना था, उस पर भी मना कर दिया गया और इस बेइज्जती को सह नहीं पाए। तीसरी सीट पर उनका खुद का कैंडिडेट आरएलडी का लड़ रहा था, उस पर वो खुद नहीं गए। ये ऐसी भारतीय जनता पार्टी है जो अपने सहयोगियों के साथ इस तरीके का दोहरा मापदंड रखती है। लेकिन हम समाजवादी परिवार के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग हमेशा अपने साथियों का सम्मान करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और ये राहुल जी और अमेठी और रायबरेली ये सीटें तो पहले से समाजवादी पार्टी के लोग उनको लड़ाते रहे और पूरी ताकत के साथ चुनाव जिताने का काम समाजवादी पार्टी करे। ठीक है राकेश पोद्दार जी, देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं और बात जो है वो लगातार एक कही जाती है कि, और वो बीजेपी का हर कार्यकर्ता या मतलब कोई भी लीडर, छोटे से बड़ा तमाम लीडर यही कहते हैं कि हम राहुल गांधी की परवाह नहीं करते, हमें मतलब नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मगर आप प्राइम मिनिस्टर के भाषण हो, चाहे होम मिनिस्टर के हों या फिर जेपी नड्डा साहब के, किसी के भी आप जो है वो स्पीचेस उठा करके देख लीजिए, राहुल गांधी के ऊपर ही वो फोकस करते हैं। और अगर उनको इतने हल्के में लिया जाता है, राहुल गांधी अगर उतने बड़े लीडर नहीं है बीजेपी की निगाह में या बीजेपी के बड़े लीडर्स की निगाह में या प्राइम मिनिस्टर की निगाह में, तो वो कौन सी सीट से लड़ रहे हैं, कौन सी से नहीं लड़ रहे हैं, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को अपनी रैलीज के अंदर भी बताना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। तो मतलब एक तरफ तो ये बात होती है कि नहीं हम बिल्कुल जो है उनकी परवाह नहीं करते, दूसरी तरफ वो कहां से चुनाव लड़ेंगे कहां से नहीं लड़ेंगे ये फैसला राहुल गांधी का है, उनकी पार्टी का है।
उसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ रहा है, उसके ऊपर भी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स बोल रहे हैं, मरकजी हुकूमत के जो वजीर हैं वो बोल रहे हैं। जी देखिए खुर्शीद भाई, देश के अंदर कोई भी विषय होगा उस विषय पे प्रधानमंत्री बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोलेगा। और एक बात कहना चाहता हूं, 10 साल से राहुल गांधी क्या मतलब, ये राहुल गांधी किस सीट से लड़ेंगे, ये देश का विषय है कि या उनकी पार्टी का या उनका निजी मामला है? ये मतलब उस सीट पर फर्क पड़ेगा जाहिर तौर पर उसका। तो खुर्शीद भाई आप एक काम कीजिए, पहले आप बोल लिया कीजिए। अरे भाई मुझे सवाल, राकेश जी भाई काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं मैं, किसी और से नहीं कर रहा हूं, आपको रोका नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा है यार, आपको मौका दिया एक और जवाब देने का। आप काहे बगैर बात के गुस्सा होते हो? किस बात के लिए गुस्सा होते हो आप? आपसे मैंने काउंटर सवाल पूछा है, कमाल कर रहे हो यार। आपसे सवाल पूछा है मैंने, सवाल पूछूंगा मैं 10 बार पूछूंगा, 10 बार सवाल पूछूंगा मैं। सुनिए भैया, कमाल कर रहे हो, 20 बार बगैर बात के गुस्सा मत कीजिए, बगैर बात के गुस्सा मत कीजिए। मैं सवाल पूछूंगा, मेरा अधिकार है, या 10 बार पूछूंगा सवाल। बोलिए राकेश जी बोलिए प्लीज, बगैर बात के मत कीजिए ये। अगर भाई सवाल पूछ लिया मैंने, काउंटर क्वेश्चन किया है यार, मैंने किसी और से नहीं पूछा, आपको रोका नहीं है कि भाई आप रुक जाइए, किसी और को मैं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपसे ही पूछ रहा हूं, उसमें आप जो है वो इतना गुस्सा हो रहे हो। अरे खुर्शीद भाई, अगर आप किसी को चैनल पर बुलाते हैं तो उसको बोलने का मौका दीजिए। मेरे भाई मैं आपसे ही कह रहा हूं, मैं आपसे ही सवाल, राकेश जी ये सवाल मैं काउंटर क्वेश्चन था, ये आपसे भी पूछता हूं, मैं दूसरे लोगों से भी पूछता हूं, इसमें इतने नाराज होने वाली बात क्या है? मैंने आपको रोक करके कांग्रेस को नहीं कहा कि आप बोलो, कांग्रेस के नुमाइंदे को नहीं कहा, मेरे भाई मैं आपको ही कह रहा हूं, बोलिए अब आप जी ना, बोलने से पहले रोक देते, प्लीज बोलिए। हाँ 10 साल से देश की जनता ने उनको नकार दिया है। नकारात्मक राजनीति देश के अंदर करते हैं और देश के प्रधानमंत्री का हक होता है हर व्यक्ति पे बात बोलते हैं। जब हम अंतिम पंक्ति में बैठे किसी गरीब की बात करते हैं तो राहुल गांधी की भी बात हम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? विपक्ष में बैठने के लिए मौका मिला, कितने दिनों सदन के अंदर रहे, क्या जनता पूछना चाहती है, भारतीय जनता भी पूछना चाहती है, देश की जनता भी पूछना चाहती है। 10 साल आपने विपक्ष में कितना मौका दिया, आप विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं बने, विपक्ष में तो बैठने लायक तो बनी। एक देश की चिंता हम लोग करते हैं, कम से कम देश के अंदर सकारात्मक राजनीति कीजिए, आप लोग सकारात्मक राजनीति नहीं करते, इसलिए कांग्रेस की बात हम लोग करते हैं। दूसरी बात रहा, हमारे भाई साहब समाजवादी की बात करते हैं। 1974 में मुलायम सिंह यादव या जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ था, इसी कांग्रेस के खिलाफ हुआ था ना, तो आप समाजवादी किस नाम से जाने जाते हैं? उसी कांग्रेस के साथ गलबैया मिला लीजिए और उसके साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारी बात मत कीजिए। आज खुर्शीद भाई से पूछिए कि आपने समाजवाद का नाम दिया तो अपने ही परिवार के 5 लोगों को क्यों टिकट? 5 यादव इनके क्या पूरे प्रदेश में नहीं मिल रहे थे? मिलना चाहिए, 5 यादवों को टिकट देना चाहिए। कुल मिला के अपने ही लोगों को इन्होंने चुनाव लड़वाने की बात कही, कैसा समाजवादी की बात करते हैं? और कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा और हमारी विचारधारा में बहुत फर्क है। हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, विकास के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। राम मंदिर का मुद्दा हम लोगों ने छोड़ दिया और उसके बाद 370 का मुद्दा छोड़ दिया। हमारा जो अगला मुद्दा है उस मुद्दे पे हम लोग काम करना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है संदीप मिश्रा जी क्या कहेंगे इस मसले पर? वो कह रहे हैं कि भाई ये जो, चूंकि वो तो एजेंडे का हिस्सा था, राम मंदिर भी, 370 भी और यूसीसी भी, बहुत सारी चीजें हैं जो खुले तौर पर बीजेपी कहती है, उसको करके दिखाती है, करती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मगर मैं वापस फिर उसी मुद्दे पर आऊंगा। एक तो ये कि लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम आ रहा था, प्रियंका गांधी के पीछे हटने की वजह क्या है? मतलब कहीं पार्टी के अंदर कोई मनमुटाव है या कुछ और वजह है? चूंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं, चूंकि लगातार था उनका नाम, बल्कि रॉबर्ट वाड्रा भी कह रहे थे कि मुझे जो है वो, लोग कह रहे हैं कि चुनाव में मतलब मैदान में उतरे, तो लोग वजह जानना चाहते हैं कि वजह क्या है, प्रियंका गांधी क्यों पीछे हट गई, क्या वजह थी? कोई मनमुटाव है या कोई मजबूरी है या फिर हार का डर है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का मैं जिक्र कर रहा हूं वापस, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि शहजादे इसीलिए सीट बदल रहे हैं क्योंकि वो हार का डर उन्हें सता रहा है कि वो हार ना जाए। जी मेरे प्यार, मेरे दुलारे, मेरे लाडले प्रधानमंत्री को याद ही नहीं होगा कि उन्होंने आखिरी बार सच कब बोला। ये देश उनसे जानना चाहता था कि मोदी जी ने सच कब बोला, उन्हें याद ही नहीं है खुद। अभी जब प्रियंका गांधी जी ने आज खुद ही कह दिया कि संचालन की जिम्मेदारी ऐसी है कि चुनाव अभी 2 फेज का हुआ है,
अभी 5 फेज का चुनाव बाकी है और सीट कई दांव पर लगी है। अगर राहुल भी चुनाव लड़ लेंगे, प्रियंका जी भी चुनाव लड़ेंगी, तो पार्टी की कमान संभालने वाला कौन है? सोनिया जी अस्वस्थ है, आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि वो प्रचार में कितना निकल पाएंगे और कितना निकल पाएंगी। जब कमान ही दो मजबूत कंधों पर और दोनों ही कंधे चुनाव के रणनीति में घिर जाएंगे, तो समझना होगा कि पार्टी कौन संभालेगा। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। पार्टी प्रेसिडेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि दो ही कंधों पर जो है वो जिम्मेदारी है? पार्टी प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं फिर? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि 2 बड़े चेहरे हमारे गांधी परिवार की यही हैं। पार्टी के बड़े लोग काम कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बाकी तमाम नेता काम कर रहे हैं। प्रियंका जी ने जो बताया, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, फिर उन्होंने अपनी स्थिति बताई कि संचालन करना है। अभी मेरे भैया पोद्दार जी बड़े शान और सम्मान के साथ चीख चीख कर कह रहे थे कि मोदी जी को हक है किसी भी बात पर बोलने का और उन्हें बोलना चाहिए। मोदी जी को महंगाई पर कितनी बार बोला, मोदी जी ने बेरोजगारी पर कितनी बार बोला, चाइना से चरवाहे लड़ रहे मोदी जी ने कितनी बार बोला, पुलवामा में 400 किलो आरडीएक्स 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया कितनी बार बोला, बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर साजिशन मारा गया, गिराया गया या कोई हादसा है उस पर कितना बोला, किसानों का बिल, बलि का बिल लाकर उन्होंने 750 किसानों को असम में मरवा दिया, उस पर कितना बोला, ब्रिजभूषण को आभूषण बना, तिरंगे को मान देने वाली बेटियों का अपमान करने वाले के गिरवी बैठ गए, उस पर कितना बोला, नोटबंदी और तालाबंदी पर कितना बोला, और मोदी जी भारत माता की जय 2 बार बोलते हैं भाषण होने से पहले और भाषण खत्म होने से बाद, और 115 बार राहुल राहुल की माला जपते हैं। ये मोदी जी की बेचैनी राहुल के प्रति खौफ दिखाता है। और एक बात और, आज जो मोदी जी ने कहा था डरो मत भागो मत, मणिपुर मोदी जी को कह रहा है कि डरो मत आओ। पूरे पंजाब के किसान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान कह रहे भागो मत आओ। क्या मोदी जी मणिपुर जाएंगे चुनाव प्रचार करने डरो मत कह के? क्या मोदी जी पंजाब में जाएंगे चुनाव प्रचार करने, वोट मांगे, जहां किसान कह रहे भागो मत? ये दिखाता है कि मोदी जी मुद्दा विहीन हो गए हैं। आज मोदी जी की स्थिति क्या हो गई है? मछली, मुसलमान, मंगल सूत्र और चेले चपाटे जैसी बात आज कह रहे थे भाषण में। 10 साल के प्रधानमंत्री साहब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के मसीहा बने बैठे हैं और क्या भाषा कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, मोदी जी ने इस पद को प्रचार मंत्री बनके प्रधानमंत्री के पद को ऐसा कलंकित कर दिया है कि जब भी कोई बात याद की जाएगी कि सबसे गिरा हुआ प्रधानमंत्री कौन था, तो पहली लिस्ट में प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए आज नहीं हमेशा ये मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। आप ये सब मत कीजिएगा प्लीज। मैंने कोई गलत बात नहीं की, इसमें तो अफसोस मत बनाइए आप। हाँ। अरे भाई मनाऊंगा मैं तो, देखो फिर वही बात आएगी। अच्छा प्रॉब्लम क्या है एंकर के साथ कि अगर कोई काउंटर क्वेश्चन पूछ ले तो दिक्कत, अगर किसी लीडर के लिए ये बोल दे कि यार ऐसा मत बोलिएगा, तो फिर जो है उसके ऊपर वो पता नहीं गोदी मीडिया और फलाने मीडिया ये सब। अरे भाई ये सब ये रवायतें, ये परंपराएं बंद होनी चाहिए, वैसा नहीं है। हाँ बेटियों के नंगी चुप रहा हो, जिसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला उसे क्या कहेंगे आप? भारत रत्न देंगे, तगमा देंगे? राकेश जी जवाब देंगे, राकेश जी जवाब दे दीजिए इनको। राकेश जी हाँ देखिए, इनके जितने भी बातें थे ये 2019 पहले की बातें थे, और चाहे ग्रेजुएशन की बात कर ले, चाहे किसान की बात कर ले। अरे भैया 17 राज्यों में सरकार चला रही है, जीएसटी और नोटबंदी से आप सवाल आज पूछ रहे हैं, 24 आ गया और हम लोगों 17 राज्यों में सरकार बनाए, जनता आपको नकार रही है, बार बार नकारात्मक राजनीति देश के अंदर आप फैला रहे हैं और बातें कर रहे हैं, और आप इस बात को आप जान लीजिए। और रही बात, आपने कहा कि मुद्दाहीन हो गए, हम मुद्दाहीन नहीं हुए, मुद्दों पर ही बात करते हैं, और हमारी चिंता 140 करोड़ जनता की चिंता है, उस पर हम बात करना चाहते हैं। आपके जैसे नहीं परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, 1200 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला कांग्रेस सरकार आज हमसे पूछ रही है सवाल। जनता आपको जवाब देगी 4 जून के, जब हम चुनाव में जाएंगे, चुनाव जीत के आएंगे, जब हमारी सरकार बनेगी। आज ब्रिजभूषण की बात आप करते हैं, आप पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जाएंगे, मणिपुर आसाम भी जाएंगे और सभी जगह जाएंगे, और हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं। 140 करोड़ जनता हमारे लिए बराबर है, और हम विकास के ही बात पे भाई हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, तो ये लोग हैं। नहीं ठीक है, देखिए विकास के मुद्दे पर ही चुनाव होने चाहिए, और किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की यही एक अच्छी मतलब जो है पहचान होती है कि विकास के मुद्दे पर ही रहे हैं। मगर ये आप भी जानते हैं कि पहले फेज के बाद प्राइम मिनिस्टर ने राजस्थान के बांसवाड़ा में जो शुरुआत की, अब विकास जो है वो कहीं पीछे छूट गया है। अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। बाबर भी उसमें आ गया, पाकिस्तान भी, कल पाकिस्तान के ऊपर खूब बोले प्राइम मिनिस्टर, देखा आपने पाकिस्तान का मतलब जो है वो कहीं कोई चौधरी फवाद ने कोई ट्वीट कर दिया, उसके ऊपर पूरा हंगामा मच गया, खुद प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ रहा है। भाई पाकिस्तान के बहुत सारे लीडर्स ने
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पिछले 8-10 साल में अलग अलग वक्त में तारीफ की है, उनके काम की कई बार तारीफ की है, तो क्या मान लिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन नेताओं से मिले हुए हैं? तो अगर किसी नेता ने, किसी लीडर ने पाकिस्तान के वो राहुल गांधी के किसी ट्वीट को रिपोस्ट कर दिया, उनकी पोस्ट को रिपोस्ट कर दिया, लिख दिया राहुल ऑन फायर, तो उस पर इतना हंगामा मचाने की कहां जरूरत थी? लेकिन चुनाव का वक्त है, इंतखाबात का वक्त है, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान भी आएगा और मुसलमान भी आएगा, क्योंकि बिना पाकिस्तान मुसलमान के कोई चुनाव जो है पिछले लंबे वक्त से हम देख रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ता, उसके अंदर गर्मी नहीं आती। और पहले फेज के बाद सोशल मीडिया पर लगातार बहुत सारे हैंडल जो हैं वो ये कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है, गर्मी लाइए, चुनाव को गरमाइए, गर्मी लाइए। तो ये गर्मी लाने की कोशिश की गई है। आज योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जब जब देश संकट में जाता है तब तब राहुल गांधी इटली भाग जाता है। भाषा देखिए, राहुल गांधी ने भी गलत भाषा बोली थी, गलत जबान का इस्तेमाल किया था प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो भी ठीक नहीं है। मगर एक चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट के लिए एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर ऐसी जबान बोलेंगे, ये भी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। ठीक है नहीं साहब, क्योंकि बात तो सारी होंगी, इधर की भी होगी, उधर की भी होगी। पिंटू विपिन तोमर जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये चुनाव के अंदर अचानक जो असल मुद्दे थे वो उनको साइड रख दिया गया और खुद प्राइम मिनिस्टर ने उसकी शुरुआत की, किसी और ने नहीं की? क्या लगता है आपको, क्या वजह रही होगी? हालांकि हम पहले डिबेट कर चुके हैं, मगर मैं चाहूंगा कि आपके जो हैं वो ख्यालात भी वो लोग सुने इस मसले पर। देखिए, फिलहाल तो चुनाव का समय है। जब चुनाव नहीं होता है तब भी किसी एक पार्टी की हम बात ना करें, किसी भी पार्टी को देख लें तो उसके नेता इसी तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। चुनाव के दौरान तीखा तो हो जाता है हमला, क्योंकि किसी को ध्रुवीकरण करना है, किसी को तुष्टीकरण करना है। वोट बैंक क्लियर है। प्रथम और दूसरे चरण के बाद जिस तरह की तस्वीरें निकल के आई थी, 4 से 7% मतदान कम हुआ था और ये बताया गया था कि ये जो मतदान कम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर है उनका कम हो रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फेस जो है वो नरेंद्र मोदी है, उनको कहीं ना कहीं सामने आना है। जब जीत का सहरा उनके सर पे बनता है तो निश्चित रूप से अगर हार होती है तो उसका भी दंश उनको झेलना पड़ेगा। तो जहां तक मेरा मानना है कि जिस तरीके से प्रथम 2 चरणों के चुनाव हुए और उसमें वोटिंग प्रतिशत गिरा, हालांकि जो डेटा कहता है 1992 से लेकर 2019 तक का कि कभी इतने कम प्रतिशत से 4 से 7% मतदान अगर कम हुआ है तो सत्ताधारी दल को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मतदान कम हुआ और इस तरह की बात कही जा रही है कि एक विशेष वर्ग की लाइन तो लगी हुई थी मतदान करने के लिए, लेकिन तो सत्ताधारी पार्टी है उसके मतदाता बाहर नहीं निकले। तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि मतदाताओं को गर्म करने के लिए, उनका खून गर्म करने के लिए, क्योंकि वैसे भी टेम्परेचर 40 डिग्री है आजकल, तो उनको और उबाल लाने के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई होगी। लेकिन अकेला वही नहीं है। अगर हम किसी भी पार्टी को देखें, अभी आपने देखा होगा नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के हैं आकाश आनंद, उन्होंने तालिबान जैसे शब्द इस्तेमाल किए। राहुल जी और प्रियंका जी जिस तरीके से, और मनीशंकर अय्यर, हालांकि उनको कांग्रेस ने निकाल दिया था, जिस तरह के शब्द उन्होंने कहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो भी आपत्तिजनक थे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिखाई देती है, क्योंकि जो भी शब्द कहे जाते हैं वो उनको अपने ऊपर ले लेते हैं। अभी देखा होगा जब बिहार में परिवारवाद को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरा गया, तो सभी जितने भी एक्स अकाउंट है भारतीय जनता पार्टी के, सबने परिवार लिख लिया। चाय वाला कहा तो चाय की चर्चा शुरू कर दी। तो बिल्कुल सही है वो। तो देखिए विपिन जी, प्रधानमंत्री तो पिछले कई वर्षों से इस बात को कह रहे हैं कि आपकी गाली मेरे लिए कहना है। तो अगर जितना भी उनको बुरा भला कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को वो कला आती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है कि वो किस तरीके से चीजों को, और आपदा में अवसर जो है वो भी वो कह चुके हैं, आपदा में अवसर भी तलाशते हैं वो, और गाली को गहना भी बनाने की कला उनको आती है। ये तो उनके विरोधी भी मानते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, भले ही यहां बैठ करके संदीप जी कहें नहीं साहब ऐसा नहीं है, ये तो जानते हैं वो, मतलब जो है वो बोलने में माहिर है। हाँ, कंटिन्यू कीजिए प्लीज विपिन जी। यही कला जो है, यही मैं खुशी सर, यही मैं कहना चाह रहा था कि यही कला जो है ये विपक्षी दलों के नेताओं को भी सीखनी चाहिए। जैसे बाकी चीजें सीखी हमने, कभी हाल फिलहाल में प्रियंका गांधी को गंगा स्नान करते हुए नहीं देखा था, लेकिन 2022 में वो गंगा स्नान करने गई। हमने कभी, मगर जो उनके साथ, देखिए विपिन जी, जो उन्हें लेकर के गए थे और जो उनके साथ थे आचार्य, मतलब जो है प्रमोद जी, वो तो आज अलग हो गए। वो तो हर रोज पानी पी पी करके, खास तौर से राहुल गांधी को, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी को खास तौर से टारगेट किया हुआ उन्होंने। हर रोज पानी पी पी करके गाली देते हैं उन्हीं को ही।
खुर्शीद सर, हमारा देश चलता संविधान के हिसाब से, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या कहते हैं, इस पर आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। लेकिन ये देश भावनाओं का भी है। अगर हमारे पड़ोस में खुशी होती है तो हम खुश होते हैं, अगर हमारे पड़ोस में दुख होता है तो हम दुख होते हैं। भावनाओं का ध्यान भी नेताओं को जरूर रखना चाहिए। इस मामले में आप इस बात को मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एज पे जाती है। तेजस्वी यादव का एक वीडियो जिसको लेके बीजेपी हमलावर हुई, उन्होंने सफाई दी कि ये नवरात्रों से पहले का है, मैं आईक्यू टेस्ट कर रहा था। लेकिन उन्होंने जो रिलीज किया वो नवरात्रि के दौरान था। आप कुछ भी खा पी सकते हैं, इस देश में संविधान आपको पूर्ण रूप से आजादी देता है। लेकिन बात फिर आपकी भावनाओं की, उनकी भावनाओं से चोट पहुंची किसी को। ये जो भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम विपक्षी दल करते हैं, इसको बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी झोली में भर लेती है और इसका फायदा उसे चुनाव में मिलता है। और वो जाने अनजाने में उनसे होता है, वो करते हैं ऐसा, वो ऐसा करते हैं, ये सच्चाई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और वो 2014 के बाद भी वो नहीं समझ रहे हैं कि इस मुल्क की पॉलिटिक्स का क्या रुख है, वो क्या करवट जो है ले चुकी है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। ये तो है। देखिए, बयानों की बात हो रही थी, हमने अभी जिक्र किया था योगी आदित्यनाथ के बयान का कि उन्होंने ऐसा कहा, और तू तलाक से जो है वो राहुल गांधी पिछले दिन प्राइम मिनिस्टर के लिए जबान का इस्तेमाल कर रहे थे। आज कह रही थी प्रियंका गांधी भी, और वो प्राइम मिनिस्टर के लिए बोल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत अहंकारी हो गए हैं, किसी की सुनते नहीं, उनके आसपास के लोग भी उनसे डरते हैं कुछ कहने से, उन्हें सच्चाई बताने से। क्या कहेंगे, मैं आपसे ही पूछूंगा संदीप मिश्रा जी। देखिए, बात तो सही है कि बोलने की आज़ादी है, मगर कितना और कैसा बोलना है ये भी देखना पड़ेगा, और ये सबको देखना पड़ेगा। ये पक्ष को भी देखना पड़ेगा, विपक्ष को भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक को ही देखना है, सिर्फ राहुल गांधी जो है वो संयमित जबान के जो है वो उनको ही अपना मॉडल पेश करना चाहिए। नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर को भी करना पड़ेगा, ये चीफ मिनिस्टर को भी करना पड़ेगा, तो ये सबको करना पड़ेगा। क्या कहेंगे संदीप जी? पिंटू भाई साहब और आप बड़ी तारीफ कर रहे थे, मोदी जी बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं जी जी जी, और आपदा को अवसर बना देते हैं और गालियों को गहना बना देते हैं। वो कहते हैं साहब, वो कहते हैं ऐसा बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ, लेकिन अफसोस कि उन्हें पूरे 10 साल में गालियां ही गालियां मिली, गहने नहीं मिले। ये उनके पास मजबूरी थी कि गालियों को ही गहना बनाना था। आज उनकी लंबी जुबान ही उनकी मुसीबत हो गई और पूरी बीजेपी के लिए मुसीबत हो गई है। भाई साहब, आज मोदी जी की जुबान लंबी और काम छोटे पड़ गए हैं। अब उनका काम नहीं कारनामा बोलने लगा है। आज मोदी जी एक मुद्दे पे टिक ही नहीं रहे। अब देखिए, चुनाव की शुरुआत से लेके आज तक कहां कहां जा रहे हैं मोदी जी? औरंगजेब को ढूंढ के ला रहे हैं, फवाद को ढूंढ के ला रहे हैं, मुसलमान को ढूंढ के ला रहे हैं, मंगलसूत्र को ढूंढ के ला रहे हैं, लेकिन रोजगार को ढूंढ के नहीं ला रहे साहब, अग्निवीर को ढूंढ के नहीं ला रहे। वो कहीं भी ये नहीं कह रहे किसानों ने बलि क्यों दी, वो नहीं बता रहे इन सब चीजों को, जिससे आवाम का सरोकार है, जिससे आवाम का चूल्हा जलता है। मेरे भैया अभी पोद्दार साहब जश्न के साथ बता रहे थे कि 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हैं प्रधानमंत्री जी। मैं भी कहता हूं, मेरी भी करते हैं, लेकिन महंगाई में मेरा चूल्हा बुझा, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं बैंक जब बंद हुए, तालाबंदी हुई है, उसमें मेरे जो पैसे डूब गए, उसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी ने कहा था बहुत बड़ी महंगाई की मार, उसका जिम्मेदार कौन था? एक के बदले 10 तक लाने का जिम्मेदार कौन है? कौन कह रहा था 100 स्मार्ट सिटी? अभी पिंटू भैया बैठे बता दें, 100 स्मार्ट सिटी में से एक भी स्मार्ट सिटी कहीं दिखी हो? कौन कह रहा था गंगा साफ होगी? मैं, गंगा ने मुझे बुलाया था। किसने बोला था कि मैं तो फकीर हूं, 50 दिन दे दो, नहीं किसी भी चौराहे पे मुझे फांसी दे देना? किसने बोला था? किसने बोला था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे? कितना झूठ बोलोगे साहब? क्योंकि मोदी जी को एक बात पता है, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सुनना, कि मोदी जी को आजादी है, जितना मर्जी झूठ बोल लो, बाद में अमित शाह आते हैं और कहते हैं मेरा बड़ा भाई बोल गया, वो जुमला था। ये जुमला के सर्टिफिकेट उन्हें पेश कर देते हैं। मोदी को झूठ बोलने की आजादी है, लेकिन इस आजादी से क्या हमारी आजादी खतरे में नहीं पड़ गई क्या? हमारी नौकरी खतरे में नहीं पड़ गई क्या? हमारे चूल्हे खतरे में नहीं पड़ गए क्या? हमारी जान खतरे में नहीं पड़ गई क्या? हमारी बहनों की इज्जत खतरे में नहीं पड़ गई क्या? एक लंबी जुबान के कारण देश कहां कहां खतरे में पड़ गया है, आप देख लीजिए। पहले सड़कों पर नंगी घुमाई गई इसी लंबी जुबान के कारण, किसान 750 मर गए इसी लंबी जुबान के कारण, लोगों को जीएस हमारे पहले। अब मैं रोकूंगा चूंकि वक्त कमी है, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है आगे। नितिन जी, मैं आपके पास आऊंगा। नितिन जी, ये जो बयानबाजी भी होती है और बात हो रही थी, बात तो हम वही कर रहे थे कि भाई वो ये क्या कहेंगे, इसको गुगली है, ये मास्टर स्ट्रोक है या क्या है राहुल गांधी का? मगर ठीक है, इस बीच ये बात भी आ गई कि बयानबाजी होती है। आपको क्या लगता है बयानबाजी का उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि बात पाकिस्तान और मुसलमान की हो रही है, और जब बात पाकिस्तान मुसलमान की होती है तो समाजवादी थोड़ा अनकंफर्ट, और जो सेकुलर पार्टियां अनकंफर्ट महसूस करती हैं। क्या असर पड़ने वाला है, क्या कहेंगे जी? देखिए, इस बार देश की जनता ने इस बात को नकार दिया है कि ये 10 सालों से लगातार प्रधानमंत्री के मुंह से यही सुनते आए जी
अब 10 साल इस देश की जनता ने दिया था प्रधानमंत्री जी को। अब यह सुनना चाहती है इस देश की जनता कि आपने आखिर 10 साल में देश को क्या दिया। आप आए थे नारा देकर, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई राकेश जी की मार, तो आखिर उसका क्या हुआ हमारे साथ? ठीक है राकेश जी, चूंकि वक्त की कमी है तो उसका भी ख्याल रखिएगा। बात ठीक है, हमने सवाल किया था यही कि राहुल गांधी कहां से लड़ रहे हैं, कहां से नहीं लड़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को मतलब बहुत ज्यादा इस पर बात करने की जरूरत शायद नहीं होनी चाहिए। असल जो मुद्दे हैं उन्हीं पर बात होनी चाहिए। आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और ये तमाम चीजों को छोड़ करके असल मुद्दों पर जो भी फेस बचे हैं उस पर बात होगी? जी देखिए खुर्शीद भाई, आज ये कहते हैं कि आप लोगों ने स्टार्ट किया। 3 मार्च को गांधी मैदान के अंदर बिहार में लालू प्रसाद यादव जी ने स्टार्ट किया कि ये जो है सनातन ही नहीं है प्रधानमंत्री और इनके कोई परिवार नहीं है। स्टार्ट तो वहीं से हुआ, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। मुद्दे की बात तो उन्होंने ही किया। मैं बार बार करता हूं कि आपको हक है, लोकतंत्र में अधिकार है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, अच्छी लग रहा है, महंगाई का जवाब मैं दूंगा। बेरोजगारी पे आप पूछ रहे हैं, मैं जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूं। लेकिन आप ही तो स्टार्ट करते हैं। क्यों स्टार्ट करते हैं? इन्होंने भाई छेड़ते तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये छेड़ते हैं, मतलब इंडिया ब्लॉक के लीडर्स कह लीजिए, आप पार्टियां कह लीजिए। आज तो इंडिया ब्लॉक है, पहले यूपीए में बहुत सारी पार्टियां थी, तो जाहिर तौर पर अगर छेड़ोगे तो छिड़ोगे, आप ये कह रहे हैं। और वो प्राइम मिनिस्टर भी लगातार कहते हैं कि भाई अगर मुझे जो है आप गाली दोगे तो मैं उसका गहना बना लूंगा। आखिर में क्या कहेंगे विपिन तोमर जी? क्या कुछ जो है वो, मैं फाइनल वही सवाल जो शायद पहले था वही आखिर में पूछ रहा हूं, ये मास्टर स्ट्रोक मानेंगे, इसे गुगली मानेंगे, या क्या कहेंगे राहुल गांधी का जो भी कुछ ये कदम है? जी देखिए, वायनाड और रायबरेली अगर दोनों सीट राहुल गांधी जीत जाते हैं तो प्रियंका गांधी राजनीति में लॉन्च हो जाएंगी। राहुल गांधी वायनाड रहेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगे। 2004 जैसे अगर नतीजे आते हैं तो राहुल गांधी कांग्रेस को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर 14 और 19 जैसे नतीजे आते हैं तो खुर्शीद सर, मैं आज आपको बता रहा हूं कि जून के बाद कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में। बिल्कुल, ये आपने बड़ा जबरदस्त जो है आखिर में चलते चलते, मतलब एक आकलन है आपका कि अगर दोनों जगह से जीत गए राहुल गांधी तो प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी रायबरेली से। बड़ा अहम था ये, बड़ी अहम, मतलब सटीक हो सकता है, सटीक जानकारी हो और या सटीक आकलन हो। बहरहाल तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम मेहमानों से मैं ये भी कहता हूं कि पत्रकार को, सहाफी को, जर्नलिस्ट को सवाल पूछने का हक है। और मैं भी एक सहाफी हूं, सवाल पूछूंगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और अगर सवाल पूछा जा रहा है उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसका जवाब दीजिए। बहरहाल तमाम मेहमानों का शुक्रिया, तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।